ताकि मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं ओनली यू आर ग्रेट एंड ओनली योर फेथ इज ग्रेट, वो भी मैं नहीं करूँगी बिकॉज गुस्सा तो था कि इतनी प्लानफुली बंगाल का नुकसान इवन मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया। शोरावर्दी जिसको बोला जाता है, जो बुचर ऑफ बंगाल, उसने भी इतना नुकसान नहीं किया था। वो लाठी चला के ही दोनों फिल्में दादा से छीनी गई है, मैं बता बांग्लादेश से जितने हजारों के तादाद में मुसलमानों को लाके वहां पे बिठाया गया है। ये शहरों में बैठे हुए लेफ्ट लिबरल्स को एक्सपोज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत छुप के ऑपरेट करते हैं, आपको पता ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि का पॉडकास्ट चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बस्तर की टीम से। तो हमारे साथ है सुदीप्तो सेन जी, फिल्म की डायरेक्टर, अदा शर्मा जी, फिल्म की एक्टर, और विपुल शाह जी, फिल्म के प्रोड्यूसर। तो पूरा क्रू हम ले आए हैं। अब हल्के अंदाज में, बहुत फन वे में बात करेंगे। तो सुदीप्तो दादा, बंगाली हुआ मतलब आपने कम्युनिज्म के को उधेड़ दिया है यहाँ पे। पहले आपने वहाँ पे इस्लामिस्ट जो प्रोपेगेंडा है उसको उधेड़ा, अभी आप कम्युनिज्म को उधेड़ रहे हो। तो एक बंगाली के लिए कितना कठिन था, कितना नहीं था? नहीं, ये मैंने अपने एक नया एंगल दिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि बंगाली होने नाते, लेकिन हाँ, बात तो ये है क्योंकि गुस्सा तो था बहुत। और मेरी कुछ पर्सनल गुस्सा, एक फिल्म मेकर होने के नाते फिल्म मेरा जरिया था, तो गुस्सा निकाल दिए इसमें। किस चीज़ का गुस्सा था भाई साहब? बात यह है, हमारी बंगाल में ना, मतलब बंगाली के लिए कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये कितनी एक खुशहाल जिंदगी था हमारी, इतना अच्छा एक लौता स्टेट था जहाँ पे मानसून की बारिश के लिए वेट नहीं करना पड़ता था। साल में 3 बार फसल होता है हमारी ज़मीनों में, और वो 35 साल की जो ये दौर था कम्युनिस्टों की, वो इस बंगाल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा कुचा था वो अभी उन्हीं के जरिए ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की जो लोग हैं वो ही उसी पार्टी से ही इधर आए हुए हैं। तो एक गुस्सा तो था कि इतनी प्लानफुली बंगाल का नुकसान इवन मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया। शोरावर्दी जिसको बोला जाता है, जो बुचर ऑफ बंगाल, उसने भी इतना नुकसान नहीं किया था एक पीस ऑफ लैंड की जितना इन लोगों ने किया है। तो गुस्सा तो था, इनको एक्सपोज करना एक मेरा मॉरल ड्यूटी था। एज ए फिल्म मेकर मैं फिल्म बना सकता था तो बनाया। तो अब यहाँ पे बंगाल की अगर बात कर रहे हैं तो लगे हाथ संदेश खली के बारे में बात ना करें आपसे, तो वो भी थोड़ा नहीं, संदेश खाली के बारे में मैं ना सीरियसली, मैं मोटा मोटा तो जानता हूँ क्योंकि न्यूज़ पे आ जाता है, व्हाट्सएप में आ जाता है। मैं मुद्दा अभी तक नहीं जानता हूँ, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा। मैं जो 2-3 नाम है उन नामों को मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने सुंदरबन एरिया में बहुत काम किया है। मैंने अभी रिसेंटली हमें बात हो रहा था मोरिच जापी के ऊपर मैंने बहुत काम किए। मैंने एक वीडियो बनाया, कभी एक फिल्म बनाने का भी मेरा शौक है। तो उस एरिया की सिचुएशन मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बांग्लादेश से जितने हजारों के तादाद में मुसलमानों को लाके वहाँ पे बिठाया गया है, और इसका भी एक बहुत लंबा जेनेसिस है। एक समय पे सुंदरबन को बोला गया था जितने लोअर कास्ट हिंदू रह गए थे उनको वहाँ पे सेटलमेंट देना था, लेकिन उनको दे नहीं पाए, वो लोगों को दंडकारण्य भगा दिए थे। और लेकिन अब जहाँ जहाँ अभी प्लानफुली बंगाल में इस्लामिक सेटलमेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी केरल जैसा परसेंटेज ऑफ वोटर्स बहुत ही क्रिटिकल है। ममता बनर्जी की सपोर्ट में 22-23% से ज़्यादा नहीं है। उतना ही वोट कांग्रेस का है, उतना ही वोट सीपीएम का है। हाँ, जो बाकी बचे हुए वोट है उसमें से पावर डिसाइड होता है। तो अगर ममता बनर्जी का अभी 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि उनकी वोटर बढ़ाया जाए, तो कहाँ से आएगा? बांग्लादेश से आ जाएगा।
आप ममता बनर्जी के ऊपर कमेंट कर रहे हो, फिर से वेस्ट बंगाल में बंद हो जाएगी फिल्म, देख लेना। ये भी नहीं करना चाहिए था शायद। पिछली तो करवा दी थी आपने। नहीं, इसमें तो दादा खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म तो जो है ये वो तो ममता जी को पसंद आनी चाहिए मेरे ममता जी हिसाब को से। पसंद आना चाहिए, क्योंकि उनको ये फिल्म और दादा दोनों अच्छे लग सकते नहीं, हैं इस और ऊपर से क्या, ये फिल्म CPI-M के या ममता बनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। Exactly. ये CPI-ML, CPI-M माओइस्ट, 2CC, MCC की कहानी है। अगर जैसे कि आधा की उसमें सुने हैं आपने कि उन वामपंथी, उन वामपंथियों को मैं खाली रास्ते में खड़े करके गोली मारूंगा, वो कौन सी वामपंथी की बात की है? जो वामपंथी जो बस्तान में जो ये मैसाकर करते जा रहे हैं, उन वामपंथियों की बात की है। उन शहरी वामपंथियों की बात की है जो देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। सो अगर CPM जैसे पॉलिटिकल पार्टी अगर लगता है कि नो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस मेहम, देन इट्स फाइन। तो अधा जी, मैं आपका ट्विटर प्रोफाइल देखता हूँ तो वहाँ पे आप लठ चला रही हो, सबसे ऊपर का जो पिंड ट्वीट है। तो वो जो लाठी जो आप चला रहे हो, वो जो केरला स्टोरी पे जो आपको हेट मिली है, उनके लिए है या किसी और के लिए? नहीं, आई थिंक वो वीडियो जब कमांडो शूट कर रहे थे तब मैं ट्रेन कर रही थी, तब का है। आई थिंक 2000। वो लाठी चला के ही दोनों फिल्में दादा से छीनी गई है, मैं बता हाँ, वो अच्छा होता अगर फिल्म की कास्टिंग वैसे हो तो आई डोंट माइंड दैट, इफ दैट्स अ बेंचमार्क तो मैं। और बॉम्बे में उस लाठी की डर के मारे बॉम्बे में करण जौहर और यशराज फिल्म्स बुला नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो, रियली? ऐसा हो सकता तो वो है। पिंड से हटेगी अभी। अच्छा, तो आप देखो, अगर हम वैसे देखें तो आप बॉलीवुड के लिए आउटसाइडर हो, ठीक है? तो क्या ये सही में नेपोटिज्म या आउटसाइडर जो हम बाहर से सुनते हैं, वो एक्चुअली बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? सी, आई थिंक वो जवाब सबको पता है। इंस्टेड ऑफ हार्पिंग ऑन इट एंड सेइंग एग्जिस्ट करता है, मे बी नो, या मैं एकदम नहीं, डिप्लोमेटिकली मैं इस पे एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ। देखिए, हर बाप अपने बच्चे को प्रमोट करना चाहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी की बनिए की दुकान है तो वो थोड़ी ना बोलेगा कि बेटे को नहीं दूंगा, पड़ोसी के बेटे को दे दूंगा, ये तो होने वाला नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने अपना पैसा कमाया है वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ तक मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा प्रॉब्लम है ऑडियंस से। जब एक बाहर वाले को हम लॉन्च करते हैं तो ऑडियंस नहीं आती। जब एक स्टार का बेटा लॉन्च होता है, गालियां देते हैं, नेपोटिज्म के ऊपर ट्वीट बड़े शान से करते हैं, लेकिन उसी स्टार के बेटे या बेटी की फिल्म को देखने के लिए पहले दिन दौड़ के जाते हैं। टैलेंट हो या ना हो वो सेकेंडरी है। और मैं कहता हूं कि अगर टैलेंट है तो उन सबको भी स्टार बनने का उतना ही हक है जितना किसी और को है। लेकिन जब आप एज अ ऑडियंस एक आउटसाइडर की फिल्म देखने नहीं जाते, तो जब हम आउटसाइडर को लेते हैं तो हमारे पास बजट नहीं होता। एक स्टार किड की फिल्म आती है, उसके पास हमारे मुकाबले 15 गुना 10 गुना बजट होता है, तो फिल्म की क्वालिटी से ही डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी ऑडियंस की सबसे ज़्यादा है कि आप स्टार किड्स की फिल्म देखिए, हम भी जाके देखना चाहते हैं, लेकिन आप आउटसाइडर्स को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि ये आप में से निकल के आए हुए लोग हैं। और जब आप ही अपने लोगों को नहीं सपोर्ट करते हो और फिर कहते हो कि जी इंडस्ट्री बहुत बुरी है, नेपोटिज्म है, ये तो कोई सबसे बड़ा इलॉजिकल तो यही पॉइंट है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये भी है ना कि जब इसमें जो मेरा पॉइंट है वो ये रहता है कि जो भी अच्छा एक्टर है, वेदर द पर्सन इज अ स्टार किड और अ नॉर्मल पर्सन और एन आउटसाइडर, तो वो अगर अच्छी एक्टिंग कर रहा है, उसका काम बेसिकली अभिनय करना है, चाहे वो अदाकारा है या अदाकार है, उसका कार्य अभिनय करना है, और वो अच्छा अभिनय कर रहा है तो उसको देखा जाना चाहिए, चाहे वो मनोज वाजपेयी है, चाहे वो अदा शर्मा है, चाहे लाइक जैसे मेरी पहली फिल्म 1920 थी और ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया था एंड फिल्म हिट थी एंड रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे। एवरीवन रोट वेरी नाइस थिंग्स अबाउट मी, पर मुझे 1920 से अभी तक 104 साल हो गए और फिर केरला स्टोरी मुझे मिला। शायद अगर मैं इंडस्ट्री से बिलोंग होती तो वो प्रोसेस शायद जल्दी होता। कुछ लोगों को शायद
पुनर्जन्म लेके आई डोंट नो, जैसे शाहरुख खान का ओम शांति ओम में ही हैज टू गेट बॉर्न अगेन। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मेरी वो ख्वाहिश इसमें इस जन्म में पूरी हो गई। बट मे बी एज एन इफ यू आर इन द इंडस्ट्री आपको शायद चांसेस मिलते रहेंगे, आप मिस्टेक्स कर सकते हो। अगर आप आउटसाइडर हो तो लोग रुके हैं कि नहीं हटाओ, एंड द नेक्स्ट वन मे बी यस बट ये भी इसीलिए होता है क्योंकि जब एक आउटसाइडर की पहली फिल्म नहीं चलती, उसकी दूसरी फिल्म में कोई आएगा ही नहीं ऑडियंस। बिल्कुल। और फिल्म नहीं चलने में आर्टिस्ट का रोल बहुत लिमिटेड होता है। राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भूमिका बहुत बड़ी होती है जब वो अच्छी फिल्म बनाते हैं तब भी और बुरी फिल्म बनाते हैं तब भी। लेकिन नज़ला जो है वो हमेशा आर्टिस्ट के सर पे फूटता है, लेकिन एक स्टार किड को शायद ज़्यादा मौके ऑडियंस देती है। मार्जिन ऑफ एरर वहाँ पे रहता है। बट फिर भी एज एन आउटसाइडर आई गॉट केरला स्टोरी। नहीं अभी मैं उसी पे आ रहा था, मतलब सबसे पहले भाई भूत की फिल्म, फिर उसके बाद आप एकदम एक्शन हीरो बन गई, फिर उसके बाद आपने ये केरला स्टोरी करी, वहाँ पे आप बिल्कुल ही विक्टिम बन गई। अब आप फिर एक बहुत भयंकर हीरो बन रही हो, मतलब उसमें कमांडो में तो फिर भी थोड़ा ये था कि कॉमेडी एलिमेंट था। हाँ, वो थोड़ा सुपर हीरो स्पेस में। हाँ, यहाँ पे तो आप मतलब बिल्कुल एकदम वॉरियर टाइप और उस तरीके से। तो ये आप अपनी रेंज दिखाना चाह रहे हो हमें? क्या कर रहे हो आप ये? I like to believe कि एज एन एक्टर आपको ऐसे होना चाहिए कि लोग हर कोई रोल में आपको देखें, या नहीं लगना चाहिए कि वो वही अदा है, या आपको लगना चाहिए कि मैं जब उससे मिला था तो वो ऐसे नहीं थी, ये कौन है। तो तब आई फील कि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर। आप सेम ही लग रहे हो या सिर्फ थोड़ा सा आप मेकअप चेंज कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आप पूरे जितना आप कर सकते हो और एक पूरे अलग इंसान ही बन जाओ अगर मौके मिले तो। और जब मुझे मिल रहा है तो मैं पूरी तरह से वो यूटिलाइज करती हूँ फिर। नहीं अभी मतलब आपने कहा कि 1920 में आपको बहुत सराहना मिली, केरला स्टोरी में आपको बहुत हेट मिली, तो ये यहाँ पे भी वर्सटैलिटी? नहीं केरला स्टोरी में भी जितना प्यार मिला ना, वो हेट एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इतना था, और प्यार जो था आई कांट इवन शो यू कितना था हाथों से, इतना जो अभी तक मिल रहा है रोज़ सोशल मीडिया के थ्रू जब लोगों से मिलते हैं एयरपोर्ट्स पे, इवेंट्स पे, वो प्यार आई डोंट थिंक किसी और को कभी मिला होगा, इतना मिलता है। तो वो हेट फिर वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। तो विपुल भाई, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आदा की एक यूनिक पोजीशन तो बॉम्बे इंडस्ट्री में हो गई। वो मतलब आप उसको हेट कर सकते हो, यू कैन लव हर बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। द अमाउंट ऑफ एडोरेशन, अमाउंट ऑफ, मतलब लोग नेल पेंट बना रहे हैं आदा के नाम पे। यानी मैं सीरियसली मैंने बहुत सर्च की, मैंने गूगल में सर्च की कि कोई और एक्टर है जिसके नाम पे नेल पेंट, जिसकी वो हीरो का करते हैं, राजेश खन्ना का करता था, दिलीप कुमार का करता था, कोई हीरोइन के ये टाटू मैंने तो नहीं देखा। वो केरला स्टोरी का पोस्टर बहुत ही पॉपुलर हो गया, वो जो आंसू यहाँ ना लोग नेल पेंट पे करते, तो सुदीप तो सर हर कहीं से ढूंढ तो मैं ना बहुत ढूंढा इसको कि मैं देखना चाहता था कि क्या ये पहले इतना काम अगली स्क्रिप्ट पे करो, ये सब ये ढूंढना बंद नहीं, थोड़ा मेहनत करिए। नहीं ये मुझे ये लगता है कि ये एक मतलब इट इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, द एडोरेशन फॉर एन एक्ट्रेस इट इज वेरी यूनिक एंड इट शुड स्टे। मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो रहना भी चाहिए, लोगों के मस्तिष्क में भी रहना चाहिए और इंडस्ट्री में भी रहना चाहिए। विपुल भाई, मैं आपसे जो प्रश्न पूछना चाहता था वो ये है कि दो तरीके के नक्सल्स हैं। एक जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं फिजिकली, बंदूक लेके खुद लड़ रहे हैं बंदूकें लेके, और दूसरा है जो उन हाथों में बंदूकें पकड़वा रहे हैं मैनिपुलेशन करके। वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद वो एसी कमरों में शैंपेन पी रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा ऐसी हो जाती है कि वो दूसरे लोगों को बंदूकें पकड़ने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये जो दो तरीके के नक्सल हैं, इसमें कौन सा नक्सल ज़्यादा खतरनाक है, और आपकी फिल्म क्या उनके बारे में भी बात करती है? देखिए, कॉम्बिनेशन ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आप इतना कातिल दिमाग और उसके ऊपर इतनी फॉरेन फंडिंग और फिर वायलेंस ऑफ दिस काइंड, क्रूअल्टी ऑफ दिस काइंड, ये इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन है कि इसे तो इमीडिएटली उखाड़ के फेंकना चढ़े। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश इसी तरक्की की राह पे चलता रहे और हम और भी तरक्की करें और भी मजबूत बने, तो इस पूरे
सिस्टम को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मैं थोड़ा इलॉबरेट करना चाहूँगा। जैसे हम जानते हैं कि भाई 76 जवानों को मारा गया और जेएनयू में उसका सेलिब्रेशन हुआ। अब आप मुझे बताइए कि वो 16, 17, 18 साल के जो भी बच्चे या बच्चियां होंगी, उनका उन सीआरपीएफ का उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा टॉर्चर हुआ होगा कि उन्होंने उनकी मौत पे सेलिब्रेट किया। तो ये किसी ना किसी ने उनकी विचारधारा में वो जहर डाला कि उनको उनके अगेंस्ट, हमारे देश के सिक्योरिटी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट इतना भड़काया कि उनको कोई लेना ना देना पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके अलावा जब रिसर्च मटेरियल देख भी रहा था तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे वाक़यात हुए वहाँ, इतनी क्रूअल्टी है कि भारत का झंडा किसी ने फहराया स्कूल में तो जाके 32 टुकड़ों में काट दिया। हर घर से एक बच्चा उनको देना ही पड़ता है, नहीं तो पूरे परिवार को मार देते हैं। सड़कें नहीं बनने देते, स्कूल नहीं बनने देते, हॉस्पिटल नहीं बनने देते, मोबाइल टावर नहीं लग सकता, पानी की पाइपलाइन नहीं जा सकती। और फिर वो क्लेम करते हैं, शहर में बैठे हुए जो ये लेफ्ट लिबरल्स हैं वो क्लेम करते हैं कि नक्सलवादी जो हैं वो गरीबों का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कैसे विकास कर रहे हो जब सड़क नहीं बनने दे रहे हो या स्कूल नहीं बनने दे रहे हो? वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका विकास कैसे होगा? तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मैनिपुलेशन चल रहा है और इसमें मुझे नहीं पता कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं होती कहीं पे। जैसे एक एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि नक्सलवादी बस्तर में पिछले 50 साल में करीब 50,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। कश्मीर का ऑफिशियल आंकड़ा 47,000 का है। उसके ऊपर तो 3 डिकेड से हर रोज़ ऑलमोस्ट चर्चा होती है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। यहाँ हम 50,000 लोग मर गए, कोई खबर ही नहीं है किसी को। आप किसी को पूछ लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से 8 लोगों को पता ही नहीं होगा या 9 लोगों को नहीं पता होगा। मैं मेरी बात करूँ तो मुझे भी नहीं पता था। तो जब आपको ये पता चलता है, ऐसे ऐसे आप डिटेल देखते हो, तो आपको लगता है कि इस नेटवर्क को तो एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शहरों में बैठे हुए लेफ्ट लिबरल्स को एक्सपोज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत छुप के ऑपरेट करते हैं, आपको पता ही नहीं। शायद आपका पड़ोसी उनमें से एक हो सकता है, आपका ड्राइवर उनमें से एक हो सकता है, आपको नहीं पता। मुझे तो अपने पड़ोसी पे शक भी है ना। तो आप आज ही उस पर लग जाइए, क्योंकि वो क्या पता आप देश के लिए कुछ अच्छा काम कर ही दें। तो मुझे लगता है इनको उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है और हमने कोशिश की है फिल्म में कि ये पूरा नेक्सस जो है वो पूरा बिल्कुल बोल्ड अप्रोच के साथ फियरलेसली हम लोगों के सामने रखेंगे। अच्छा, इसमें अभी आपकी लास्ट जो फिल्म थी वो इस्लामिस्ट के ऊपर थी, लव जिहाद के ऊपर थी, ठीक है। ये वाली फिल्म है आपकी लेफ्ट इकोसिस्टम के ऊपर या नक्सल्स के ऊपर। तो अगर हम भारत में देखें तो भारत में लेफ्ट जो है वो इस्लामिस्ट का पूरक है। इस्लाम को जो पक्ष देता है, जो उनको संरक्षण देता है, वो लेफ्ट देता है, ठीक है। अब आप अगर इसको ग्लोबली देखें तो जिस नेशन में लेफ्ट है उस नेशन में वो मस्जिदें तोड़ रहा है। हमारे बगल वाला देश भी है, ठीक है। उस नेशन में इस्लाम को बढ़ने नहीं दे रहा है, पनपने नहीं दे रहा है। और जिस देश में इस्लाम है उस देश में उसने कम्युनिस्ट को ख़त्म कर रखा है, कम्युनिस्ट बैन है। तो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारत में करना है, तुम्हें क्या करना है भाई? ये हो क्या रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी विदेशी शक्तियां इन्वॉल्व हैं। इतना पैसा आ रहा है और जब फिर पैसा आता है तो लोग अपना ईमान धर्म, अपने प्रिंसिपल्स बहुत आसानी से बदल लेते हैं। और एक जब इन वामपंथियों को जब रियलाइज़ हुआ कि उनकी एग्जिस्टेंस में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये शायद ख़त्म ही हो जाएंगे, तो कैसे लड़ा जाए। तो जिसको मिल सकता है उसको साथ में लेके, अपनी कोर आइडियोलॉजी को भूल के भी वो अगर किसी एक ग्रुप के साथ कंबाइन होके अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं तो वो करने के लिए वो तैयार है। सो इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव। क्योंकि जैसे आपने कहा कि किसी भी इस्लामिक कंट्री 58 देश हैं, उनमें कहीं कम्युनिज्म को जगह ही नहीं है एंड वाइस वर्सा। पर ये एक यूनिक सिचुएशन के हमारे देश में है, तो वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है क्योंकि एजेंडा दोनों को अपना अपना चलाना है। और वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज धीरे धीरे हो रहे हैं। वो कोशिश हमारी ये है कि इस फिल्म से उसमें थोड़ी तेज़ी आए। जैसे केरला स्टोरी के बाद अब आप
कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैनिपुलेटिव कन्वर्जन तो होते ही नहीं, वो डिबेट खत्म हो गया। अब डिबेट ये रह गया है कि नहीं यार आप थोड़ा नंबर ज़्यादा बोल रहे हो, इतना भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अब पोजीशन चेंज होके वहाँ आ गई है ना। पहले तो ये कहते थे कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ हमारे देश में होता ही नहीं है। बट नहीं, इस पे आपने जो बोला, इस पे अभी श्रीनिवासन जैन ने एक पुस्तक लिखी है, लव जिहाद इज फेक या नो जिहाद समथिंग इस तरीके से कुछ, लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। तो वो तो इस फिल्म का इतना प्रभाव पड़ा कि उनको पुस्तक लिखना पड़ा। अब वो किताब मैंने जुगाड़ किया फाइनली, लेकिन पढ़ा नहीं। लेकिन मैंने सुना वो पिक्यूलियर फोर्स्ड कन्वर्शन। नंबर 1, हमारे देश में फोर्स्ड कन्वर्शन कोई इशू ही नहीं है। फोर्स्ड कन्वर्शन होता नहीं है, वो मैनिपुलेटिव कन्वर्शन होता है, बहला के फुसला के किया जाता है, आपको झूठे वादा करके किया जाता है। फोर्स मतलब क्या, कॉलर पकड़ो या किडनैप करके ले जाओ। आजकल उस तरह की कन्वर्शन बहुत ही नेग्लिजिबल, 2-4 छुटपुट। बांग्लादेश अभी या फिर पाकिस्तान में दिखेगी, बांग्लादेश पाकिस्तान में आपको फोर्स्ड कन्वर्शन मिलेगा। इस देश में वो होता है मैनिपुलेटिव कन्वर्शन होता है, लैंड कन्वर्शन होता है, लैंड के ऊपर बेस करके प्रॉपर्टी की। ये लंबा कहानी है। आजकल ऑर्गन के ऊपर, ऑर्गन डोनेशन को, क्योंकि केरला, नॉर्थ केरला की इकोनॉमी चलता कैसे है, वहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। वो सऊदी या अरेबियन कंट्रीज में, कुवैत वगैरह में ऑर्गन मतलब एक किडनी खरीदते हैं ये लोग करोड़ों में। तो वो उसके ऊपर वो चल रहा है। ये सारे काफी लंबा चौड़ा है। लेकिन मुद्दा ये है कि वो जो किताब है उसका मैंने प्रेमाइस पढ़ा। उस प्रेमाइस बड़ी लाफेबल है। प्रेमाइस लाफेबल इसलिए है कि बोलता है कि इंडिया में लव जिहाद इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्स्ड कन्वर्शन जो लव जिहाद की मतलब जड़ है उसका परसेंटेज 2% भी नहीं है। हम भी वही बोल रहे हैं, 2% भी नहीं है। लेकिन मैनिपुलेटिव कन्वर्शन का परसेंटेज क्या है? मतलब केरल गवर्नमेंट ने अभी PFI को बैन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो लाखों में तादाद में हुई है केरला में। और बट वो देखिए अगेन एक मुद्दा ये भी है कि मैं मानता हूं कि दोनों पक्षों को अपना नैरेटिव रखने का पूरा हक होना चाहिए। और अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर ये बुक आई है और अगर ये बुक नहीं चली इन कंपैरिजन टू केरला स्टोरी जिस तरीके से चली, जैन लिखा है तो चलेगा। नहीं जितनी भी चलेगी, लेकिन अगर केरला स्टोरी ज्यादा चलती है तो आपको देश में नैरेटिव किस तरफ जा रहा है वो पता चल रहा है। नहीं, नैरेटिव तो वैसे भी पता चल ही रहा है कि किस तरफ जा रहा है, तभी इस प्रकार की फिल्में बन पा रही हैं। अदरवाइज जो मैं आपकी पहली फिल्में देखता था उनमें नेशनलिस्टिक टच होता था, हिंदुत्व का टच नहीं होता था। तो ये जो एक बदलाव है, नेशनलिज्म एक अलग बात हो गई, होना चाहिए, नेशनलिस्टिक टच होना चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के परिपेक्ष में आप कोई फिल्म बनाएं। जय श्री राम बोलना पाप हो गया था इस देश में किसी समय में, आज आप खुल के बोलते हैं। तो ये जो नैरेटिव है और ये जो विचारधारा है वो चल तो रही है। जो ये मेरा प्रश्न है कि ये जो चेंज है, ये चेंज कितना सटल तरीके से आया या इसको लाने में कितनी कठिनाई हुई? देखिए अभी तो मुझे लगता है चेंज की शुरुआत हुई है। अभी आने वाले 5-10 सालों में हम बहुत कुछ बदलता हुआ देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं जहाँ तक हमारी फिल्मों का सवाल है तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उतनी ही फिल्में अभी बनी हैं और बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत रेजिस्टेंस है। हमें स्टूडियोज़ नहीं मिलते, हमारे साथ काम करने के लिए स्टूडियोज़ आगे नहीं आना चाहते, तो फंडिंग की समस्या होती है। अभी फॉर एग्जांपल अगर ये फिल्म मेरी ना चले किसी वजह से, हालांकि हमें बहुत भरोसा है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और चलेगी, लेकिन अगर गलती से भी ना चले तो इसके बाद एक और फिल्म बनाने के लिए फंड कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये एक जो प्रॉब्लम है इसका भी धीरे धीरे सोल्यूशन निकलेगा और धीरे धीरे बदलेगा। तो बदलाव मेरे हिसाब से इनएविटेबल है, कितना जल्दी होगा ये अब टाइम तय करेगा। अच्छा अदा, ये बताइए आप, मतलब अगर हम इंडस्ट्री को देखें, अभी मैंने परिणीति का एक वीडियो देखा, थोड़े दिन पहले की बात है, उनसे एयरपोर्ट पे किसी ने जय श्री राम कहा तो उन्होंने यूं मुंह पलट लिया और आगे चली गई। शी डिडंट रिप्लाई टू दैट। आपकी मैं वीडियोस देखता हूँ जिसमें आप
शिव तांडव स्तोत्रम का उच्चारण कर रही होती हैं या जय श्री राम बोल रही होती हैं, तो एक हमें दिखता है कि एक झिझक रहती है इंडस्ट्री में लोगों को, और उन लोगों को उतना काम मतलब उतना ही ज़्यादा काम मिलता है जो इससे थोड़ा झिझकते हैं। आप ये करती हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको टाइप कास्ट कर दिया जाएगा और आपको काम उतना नहीं मिलेगा? मैं इतना सोचती नहीं हूँ, बिकॉज जो मेरा सच है मैं वो ही आगे रखूँगी। जैसे हमारा जब ट्रेलर लॉन्च था बस्तर का, तो वहाँ पे जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या किया यहाँ, आप आई हैं बस्तर में पहले। हमारा ट्रेलर लॉन्च रायपुर में था, तो ऐसे रहा, और मैं दंतेश्वरी माँ के मंदिर गई थी, एंड देन मैंने दुर्गा देवी के 108 नेम्स का वो किया सबके सामने, ऐसे मैं शेयर करती हूँ। तो वो वीडियो जब भी आया, आई सॉ द कमेंट्स अंडर इट, एंड कुछ तो एक्चुअली मुझे गालियाँ दे रहे हैं, कुछ बहुत स्वीट अमेजिंग कमेंट्स हैं, पर देर आर सम जहाँ पे मुझे गालियाँ दे रहे हैं। सम वर सेइंग शी इज डूइंग इट फॉर पब्लिसिटी, शी मस्ट हैव जस्ट सेड इट, बट इफ यू हैव टू लर्न 108 नेम्स आप एक दिन में, वो बहुत मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं। यू हैव टू बी डूइंग इट फॉर इयर्स टू बी एबल टू, बट आई थिंक कि जो भी आपका फेथ है, आप उसको जितना, आई डोंट नो, मैं कॉन्फिडेंटली पहनती हूँ बिकॉज मैं वो हूँ। आई डोंट हैव टू पुट इट ऑन बिकॉज मैं वो हूँ, तो जिसका जो है। बट फॉर मी, आई डोंट थिंक पुटिंग समवन एल्सेस फेथ डाउन, वो मैं कभी नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा फेथ मुझे अलाउ नहीं करेगा कि किसी और को नीचा दिखाए, पर मेरा फेथ अलाउ भी नहीं करेगा कि मैं अपना फेथ भी नीचा दिखाऊँ, ताकि मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं ओनली यू आर ग्रेट एंड ओनली योर फेथ इज़ ग्रेट। वो भी मैं नहीं करूँगी, बिकॉज माई फेथ वोंट अलाउ मी टू डू दैट। I will respect you and your faith, but I will respect my faith and what I have been taught also. And I think वही सही है, and सबको वही करना चाहिए। वैसे I have been brought up like that, तो वैसे ही मैं करूँगी। हमारे देश में तो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना नहीं आता, तो और वो आजकल हिंदुत्व पॉलिटिक्स करने का, सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, तो But हाँ ठीक है, बेटर है। but they want to learn Hinduism, but Hinduism is anyway, we are internally all I mean it's No, not that's not the question. Oh, what was Basically, his question? देखिए, दिल से नहीं करेंगे तो वो लोग समझ लेते हैं। जी, तो अच्छा, हर एक को बिना- सोचना है अच्छा, कि अच्छा, I हर thought एक को someone सोचना wants to है know. कि आप जो काम कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सोचना कि मैं एक दिखावे के लिए कुछ कर लूंगा और लोग मान जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता कि ये मुमकिन है आज के ज़माने हाँ, में। लोग बहुत स्मार्ट हो गए, ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट है। आई थिंक एक आप स्लो मोशन में देखते हो हर वीडियो को, बार बार आप रिपीट प्ले करते हो, आप देखते हो किसका साइड का आँख का एक्सप्रेशन कब क्या था, किसी ने क्या, किसी ने चश्मे लेके इसलिए वो पढ़ के सुना रहा है बिकॉज वो पूरा पढ़ के, लोग बहुत स्मार्ट है। वो उसका रिफ्लेक्शन उसके चश्मे में दिखा, किसी ने जूम इन किया, लोग बहुत स्मार्ट है। आई डोंट थिंक आप ऑडियंस को फूल कर सकते हो। और श्रद्धा से नहीं करते, वो बात तो दिख ही जाती है। तो ये हर एक को खुद तय करना है कि वो क्या पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और वो पॉलिटिक्स वो कितनी ईमानदारी से करना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि आज के ऑडियंस या आज के जनता और आज के यंगस्टर्स को उल्लू बनाना, और आप कुछ लोगों को कुछ हद तक कुछ वक्त के लिए उल्लू बना सकते हैं, परमानेंटली तो नहीं बना सकते। दादा, आप बंगाल से आ रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो प्रेमाइस है हिंदुत्व का, अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छा नहीं है, और उसको कभी उस विचारधारा को कभी बढ़ने भी नहीं दिया गया। वहाँ से आप आ रहे हैं और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी की आप कुछ फिल्में बना रहे हैं, तो ये जो था पूरी जर्नी, ये कैसी थी आपकी? नहीं, मेरे लिए ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी की, पहले तो ये जो फिल्म है ये सबके लिए है जी। जो नहीं, मैं बस्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मतलब केरला स्टोरी का भी आपने वो देखा है, नेटफ्लिक्स में 2-3 सीरीज, कैलिफेट है, लायला एम है, ये सब क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पूरे दुनिया, जैसे हमारी देश उससे सफरर है, पूरे दुनिया उससे सफरर है। प्रॉब्लम डिफरेंस यही है कि वहाँ पे ये इस्लामिक टेररिज्म को आइसोलेट कर पाए और हमारे देश में ये आइसोलेट नहीं कर पाए, और इसकी वजह से हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में इस्लामिक वोटों से सरकार बनेगा। कांग्रेस को अगर मुस्लिम वोट देगा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगा,
सीपीएम को वोट देगा तो प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिटिशियंस की वजह से हमारी देश की प्रॉब्लम और पनपा गया और उसको बड़ा होता गया। दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में चेक कर चुके हैं। अब इस्लामिक टेररिज्म एक अलग रूप में आ रहा है यूरोप में। तो मेरा ये कहना था कि बंगाल का चेहरा शुरू से ही लिबरल था। ऐसा नहीं था कि जिस तरह नॉर्थ इंडिया में एक फैनेटिज्म है, नॉर्थ इंडिया के जो इसकी इंटेंसिटी है, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम की जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजियन के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं था। अभी भी राम को जो दर्जा नॉर्थ इंडियन देते हैं वो दरवाजा में वो भगवान नहीं है, माँ दुर्गा ज्यादा बड़ा भगवान माना जाता है। तो ये सब सोशल फैलेसीज है, सोशल रियलिटीज है जिसको लेके मैं कभी पार्टनर नहीं था। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सेंस ऑफ नेशनलिज्म। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस देश की जो इश्यूज है। तो मुझे लगा एक ग्रुप ऑफ पीपल इस देश की डेफिनेशन को, भारतीयता की डेफिनेशन को गलत तरीका से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मेरा एज एन आर्टिस्ट आई हैव अ प्रॉब्लम, सो आई सेट आउट टू वर्क ऑन देम। ओके, अच्छा, अभी हम मैं खाली इतना जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, पर अगर कुछ लोग कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें एक्सपोज करने में किसी को भी कोई डर नहीं होना चाहिए। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि लोगों को डर है। जो इतना गलत काम करते हैं उनसे भी अगर आप डर के जीना चाहते हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो बहुत खुल के बार बार कहा था कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इन लोगों के खिलाफ तो हैं और हम इन लोगों के खिलाफ खुल के बोलेंगे भी। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बोथ द फिल्म्स, दोनों ही फिल्में एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। बिल्कुल, और वो हमारे देश के लोगों के साथ हो रही है, हमारे लोगों के साथ हो रही है, इसलिए उनको लोगों के सामने ले जाना बहुत ज़रूरी है। ये ह्यूमन ट्रेजेडी रुकनी चाहिए जी। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो केरला में सीपीआईएम जो है उसको मुस्लिम वोट मिलता है तब वो सरकार बनाते हैं, और जो कम्युनिज्म है वो बेसिकली चाइना की बात बहुत करता है। मतलब वो तो इस लेवल पे है कि जब चाइना से वॉर हुई थी तब केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने ये तक कह दिया था कि कोई इंडियन आर्मी के जवानों को अपना रक्त नहीं देगा, कोई खून नहीं देगा। तो यहाँ तक भी बात थी। अब चाइना में जो चल रहा है इस्लाम के साथ, ये लोग उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? मतलब ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है? आप हमसे पॉलिटिकल बातें नहीं करा पाएंगे। हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी सिनेमा। नहीं, बात यह है कि ये सारे बातें हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत लंबा डिस्कशन की मुद्दा है। कैसे चाइना में इस्लाम को ट्रीट किया जाता है, चाइनीज को अमेरिका ये कैसे ट्रीट करते हैं। ये एक लाइन में एक कमेंट देने से ना अननेसेसरली कंट्रोवर्सीज खड़ा होते हैं। बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम फिल्म मेकर्स हैं तो फिल्म में स्टिक करके रखें। ठीक है। नहीं, पर आप देखिए ना, चाइना के इसी प्रश्न पे इमरान खान जो कि इस्लामिक कंट्री के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा? पल्ला ही झाड़ दिया। बिल्कुल। तो वहाँ पे तो कोई नहीं बोल रहा है, तो फिर आप इन कम्युनिस्टों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ बोलेंगे? वो तो होने वाला नहीं है जी। तो आपकी फिल्म पे आते हैं, बस्तर पे। बस्तर में नृशंस हत्या दिखाई गई 76 जवानों की। तो जब आप इन जवानों के पेरेंट्स से मिले तो क्या कुछ कहानियां उन्होंने बताई? क्योंकि मीडिया में तो वो कहानियां आई नहीं, मीडिया में बहुत लिमिटेड स्पेस दिया जाता था इस तरीके के न्यूज़ को, और कर्टेल कर दिया जाता था सारा। तो ये किस तरीके की कहानियां जो उन्होंने बताई वो क्या थी? एक्चुअली मैं उनको अभी तक नहीं मिला हूँ। वो अब आने वाले हफ्ते में हम लोग उनसे मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि हमने तब भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ शेड्यूल का बहुत प्रेशर था और उनके कुछ अपनी व्यस्तताएं थी। फिर कुछ उस वक्त हमें बोला भी गया कि इनसे अभी इस वक्त मिलना ठीक नहीं, वगैरह वगैरह। तो हमारी तब से कोशिश जारी थी, और अब हम आज ही मैं बार बार फ़ोन जब ऑन करता हूँ तो वो दैट मीटिंग इज़ इन प्रोग्रेस। तो अगले हफ्ते शायद हम उनसे मुलाकात भी करेंगे
और हम उनसे इसलिए भी मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमने सिर्फ फिल्म बना दी, ऐसा नहीं है। हम जेन्युइनली उनकी उस दुख में हम और तो क्या कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं उनका दुख। तो मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ। अभी हमने हाल फिलहाल में ये देखा कि एक फिल्म बनी भीड़, जो करंट गवर्नमेंट है उसके ऑपोजिशन में है, ठीक है। कोई फिल्म बनती है जैसे सावरकर आ रही है, वो इस गवर्नमेंट की विचारधारा के फेवर में है। भीड़ भी रिलीज हुई, सावरकर भी रिलीज हो रही है, आपकी फिल्म को भी सर्टिफिकेशन मिल गया। तो इस तरीके से हर विचारधारा के लोगों को मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी तरीके की फिल्म बनाइए। लेकिन हमने पास्ट में देखा कि आंधी एक फिल्म बनी थी, उसको मात्र इस आधार पर बैन कर दिया गया था कि हो सकता है कि इन्होंने अपनी मतलब नेहरू परिवार के बारे में या इंदिरा गांधी के बारे में कुछ बोला है, तो बस मात्र सस्पिशन के आधार पर आपने उसको बैन कर दिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो अभी डिक्टेटरशिप की जो पूरी कहानी चल रही है, अभी इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ये अभी डिक्टेटरशिप ज़्यादा है या पहले थी? मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता हूँ। देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी फिल्म केरला स्टोरी को सुप्रीम कोर्ट ने जब बैन नहीं किया तो 2 स्टेट में चलने नहीं दी गई फिल्म, बंगाल और तमिलनाडु जी। और ये 2 वो स्टेट हैं जो जाहिर सी बात है कि बीजेपी रूल नहीं है, और ये वो 2 स्टेट हैं जो डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत बहुत भाषण भी दिए हैं इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने उस फिल्म को नहीं चलने दिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या उनका नज़रिया है, कितनी कन्वीनियंट है उनके लिए, ये तो आपको वहीं से पता चल जाता है। एक मैंने इंटरव्यू देखा प्रकाश झा साहब का। प्रकाश झा साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो राजनीति बना रहे थे फिल्म, तो उनकी फिल्म को रिलीज़ के लिए रोका गया क्योंकि एक सस्पिशन था कि कैटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है वो सोनिया गांधी जी पे आधारित था। तो वो फिल्म को उन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। फाइनली वो सब जब ये प्रूव कर पाए कि ऐसा कोई सिमिलरिटी नहीं है, तब वो फिल्म रिलीज़ हो पाई। ऐसा आज तो नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। तो अब ये लोगों को तय करना पड़ेगा कि जब हर तरीके की फिल्म, भीड़ ऐसी फिल्म है जो गवर्नमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, और फिर भी वो फिल्म आई, और एक अफवाह आई जो भी, और वो फिल्में आई, बनी, रिलीज भी हुई। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है, और क्योंकि हमने बहुत बोल्ड फिल्में बनाई हैं, केरला स्टोरी भी और ये फिल्म भी, और हमें जिस तरीके से हमारे काम को लोगों तक ले जाने के लिए फ्रीडम मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुआ है। इसमें आपको सोशल मीडिया का रोल भी लगता है कुछ? सोशल मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और सोशल मीडिया एक रोल निभाता भी है। कभी कभी वो आपको बिना वजह हेट के ट्वीट्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से एक अवेयरनेस भी क्रिएट हुई है, एक प्रेशर भी बनता है जब कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट हो, तो उसके अगेंस्ट काफ़ी गहरा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी होता है। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी आता है और उसका असर भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा रोल भी है, कभी कभी वो सोशल मीडिया पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वो भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है जी। तो आप लोग हमारे साथ आए, जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी फिल्म को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा करें, और अपनी ऑडियंस को मैं कहता हूँ कि अपनी तरफ से जितनी टिकट्स हम स्पॉन्सर कर पाएंगे हम अवश्य स्पॉन्सर करेंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। थैंक यू।